पहली बार अंग्रेज भारत में इंश्योरेंस कंपनी लेकर आए थे और उस समय भारतीयों को बीमा पॉलिसी लेने की इजाजत नहीं थी। साल 1870 में पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी की शुरुआत हुई तो देशवासियों को वाजिब दामों पर बीमा कवर मिलना शुरू हुआ। कारवां आगे बढ़ा और फिर 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की शुरुआत हुई। इसके बाद से LIC ने कई मील के पत्थर स्थापित किए, लेकिन अब LIC की तरफ से बड़ी खुशखबरी आई है। LIC का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM 50 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। ये रकम इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी से भी करीब दोगुनी। आज के खर्चा पानी में हम LIC की इस उपलब्धि के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि LIC का AUM किन देशों की कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP से ज्यादा है, भारत में बीमा की शुरुआत कैसे हुई और LIC की पूरी कहानी क्या है। इसके अलावा जानेंगे कि अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी किन नए बिजनेसेस में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। समझेंगे कि अडानी ग्रुप का UPI को लेकर पूरा प्लान क्या है। साथ ही ये भी जानेंगे कि अडानी ग्रुप का क्रेडिट कार्ड कब तक लॉन्च होगा, ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर क्या योजना है और अपने सुपर ऐप अडानी वन के जरिए गौतम अडानी क्या धमाल मचाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान की जितनी कुल अर्थव्यवस्था का साइज है, या यूं कहें कि जितनी वहां की GDP है, उसके दोगुने से भी ज्यादा पैसा LIC के पास है। LIC का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 50 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि 31 मार्च 2024 के आखिर तक LIC का AUM साल दर साल करीब 16% उछलकर 51,21,887 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2023 के आखिर में LIC का AUM 45,97,205 करोड़ रुपए था। AUM का मतलब है जितने मूल्य की पॉलिसियों का LIC प्रबंधन करती है। अब जानते हैं LIC का AUM दुनिया के किन देशों की GDP के मुकाबले ज्यादा है। पहले पाकिस्तान की GDP का हाल जान लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के मुताबिक पाकिस्तान की कुल इकॉनमी या GDP केवल 338.24 अरब डॉलर है। भारतीय रुपए में करीब 28 लाख करोड़ रुपए है। इस लिहाज से देखा जाए तो LIC का AUM जो कि 616 अरब डॉलर के आसपास है, रुपए में 51 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये रकम बैठती है। LIC की संपत्तियों का कुल मूल्य पाकिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था के साइज के मुकाबले करीब करीब दोगुना है। दूसरी तरफ भारत की इकॉनमी की बात करें तो ये लगातार दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है और भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। साथ ही महंगाई और बेरोजगारी ने वहाँ हालात खराब किए हुए हैं। पाकिस्तान अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है और पिछले महीने पाकिस्तान दिवालिया होते होते बचा था। IMF के अनुसार पाकिस्तान को अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा लोन की सख्त ज़रूरत है। वहीं LIC का AUM पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हमारे दूसरे पड़ोसी देशों नेपाल और श्रीलंका की GDP को मिला दिया जाए उससे भी ज्यादा है। नेपाल की कुल GDP है 44.18 अरब डॉलर, रुपए में 3,66,000 करोड़ रुपए और श्रीलंका की कुल GDP का साइज है 74.85 अरब डॉलर यानी 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास। इतना ही नहीं, LIC का AUM डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर और हांगकांग जैसे विकसित देशों की GDP से भी ज्यादा है। अब आपको LIC की पूरी कहानी भी बताते हैं। वैसे तो जीवन बीमा अपने आधुनिक रूप में साल 1818 में इंग्लैंड से भारत आया था। कलकत्ता में यूरोप के लोगों द्वारा शुरू की गई ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय सरजमीन पर पहली जीवन बीमा कंपनी थी। इस दौरान बनी सभी बीमा कंपनियों को अंग्रेजों की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से लाया गया था और इन कंपनियों द्वारा भारतीय मूल के लोगों का बीमा नहीं किया जाता था। हालांकि बाद में बाबू मोतीलाल सील जैसे प्रतिष्ठित लोगों के प्रयासों से विदेशी जीवन बीमा कंपनियों ने भारतीयों का जीवन बीमा करना शुरू कर दिया, लेकिन यूरोपीय लोगों की तुलना में भारतीयों से प्रीमियम की राशि ज्यादा वसूली जाती थी। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी ने साल 1870 में पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी की शुरुआत की और भारतीयों को भी सामान्य प्रीमियम दरों पर बीमा मिलना शुरू हुआ। इसके बाद देश में शुरू हुई बीमा कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में बीमा और सामाजिक सुरक्षा के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए अस्तित्व में आईं। साल 1896 में शुरू हुई भारतीय इंश्योरेंस कंपनी भी राष्ट्रवाद से प्रेरित ऐसी कंपनियों में से एक थी। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन ने कई नई बीमा कंपनियों को जन्म दिया। इनमें मद्रास में यूनाइटेड इंडिया, कलकत्ता में नेशनल इंडियन और नेशनल इंश्योरेंस और लाहौर जो पाकिस्तान में वहाँ कोऑपरेटिव इंश्योरेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। साल 1907 में हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के घर के कमरे में हुई थी। साल 1912 से पहले भारत में बीमा कारोबार को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं था,
इसी के चलते 1912 में जीवन बीमा कंपनी अधिनियम और भविष्य निधि अधिनियम पारित किए गए। 20वीं सदी के पहले 2 दशकों में बीमा कारोबार में काफी वृद्धि हुई। 1938 में ये संख्या 44 कंपनियों से बढ़कर 176 कंपनियों तक पहुंच गई, जिनका कुल कारोबार 298 करोड़ रुपए था। बीमा कंपनियों की बढ़ती संख्या के दौरान कई फाइनेंशियल रूप से कमजोर कंपनियां भी सामने आईं जो बुरी तरह फेल रहीं। बीमा अधिनियम 1938 पहला ऐसा कानून था। ये कानून इंश्योरेंस के कारोबार पर सरकार को सख्त नियंत्रण प्रदान करता था, पर धीरे धीरे जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण की मांग उठनी शुरू हो गई। 1944 में विधानसभा में जीवन बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया गया। इस तरह धीरे धीरे बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की आवाज तेज होने लगी। 1947 में भारत आजाद हुआ, नए नियम और कानून बने। फिर 19 जनवरी 1956 को भारत में जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। शुरू में एक अध्यादेश के माध्यम से कंपनियों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया गया था और बाद में एक व्यापक विधेयक के माध्यम से स्वामित्व भी अपने हाथ में ले लिया गया। भारतीय संसद ने 19 जून 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम पारित किया और भारत सरकार की 5 करोड़ की पूंजी के योगदान के साथ 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। शुरुआत में इसका उद्देश्य जीवन बीमा को पूरे देश में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाना था। राष्ट्रीयकरण के समय भारत में लगभग 154 भारतीय बीमा कंपनियां, 16 गैर भारतीय कंपनियां और 75 प्रोविडेंट कंपनियां मौजूद थीं। वर्ष 1956 में LIC के कॉर्पोरेट ऑफिस के अलावा 5 जोनल ऑफिस, 33 मंडल ऑफिस और 212 ब्रांच ऑफिस थे। चूंकि जीवन बीमा एक लॉन्ग टर्म निवेश है, इसलिए बाद में अलग अलग प्रकार की सर्विस की जरूरत महसूस की गई। बाद में LIC के कामकाज के विस्तार के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक LIC की ब्रांच खोलने की योजना भी बनाई गई। LIC के पुनर्गठन के बाद बड़ी संख्या में नए ब्रांच ऑफिस खोले गए। तमाम तरह की सर्विस को ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें अकाउंटिंग यूनिट बना दिया गया। इससे LIC के कारोबार में जबरदस्त सुधार हुआ। 1957 में लगभग 200 करोड़ के नए बिजनेस से LIC ने साल 1969-70 में ही 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। तब से अब तक LIC ने कई मील के पत्थर पार किए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 तक देश के करीब 29 करोड़ लोगों के पास LIC की कोई ना कोई पॉलिसी थी और आज की तारीख में LIC का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। राष्ट्रपति के जरिए भारत सरकार के LIC में 96.5% हिस्सेदारी है, जबकि भारत के जीवन बीमा कारोबार में LIC की लगभग 59% की बाजार हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, LIC अभी तेजी के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने पर फोकस कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि LIC अब स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि LIC का नेट प्रॉफिट मार्च 2024 को खत्म तिमाही में 2% बढ़कर 13,763 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2023 में LIC ने अपनी पॉलिसी धारकों को करीब 52,956 करोड़ रुपए का बोनस आवंटित किया है। कंपनी के शेयरों में पिछले 6 महीनों में लगभग 52% का उछाल आया है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन ने LIC पर अपनी ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी और 1340 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। पोर्ट, इंफ्रा, एनर्जी, सीमेंट जैसे सेक्टर्स में मजबूत पकड़ के बाद अब अडानी ग्रुप ने गूगल, फोन पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज की धड़कनें बढ़ा दी हैं। खबर है कि अडानी ग्रुप बहुत जल्द ई-कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट सेक्टर में भी कूदने वाला है। उन्होंने UPI लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड और ONDC के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग के क्षेत्र में आने की तैयारी की है। ये सेवा अडानी वन ऐप के जरिए शुरू की जाएगी। फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि अडानी ग्रुप डिजिटल पेमेंट और ई-कॉमर्स सेक्टर में गंभीरता से संभावनाएं तलाश रहा है। समूह अपनी UPI सर्विस शुरू करना चाहता है। साथ ही वो को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने को लेकर भी कई बैंकों से चर्चा कर रहा है। कंपनी की नज़र ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC पर भी है। वे ONDC के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग सेक्टर में आना चाहते हैं। ONDC सरकार समर्थित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ सेलर और बायर यानी ग्राहक दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट मिलते हैं। इस प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करने के लिए पेमेंट ऐप का होना जरूरी है। रिपोर्ट में दावा किया गया यदि अडानी ग्रुप को मंजूरी मिल जाती है तो कंपनी का कंज्यूमर ऐप अडानी वन के जरिए UPI और ई-कॉमर्स सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा। ये ऐप साल 2022 में लॉन्च किया गया था। फिलहाल होटल और फ्लाइट बुकिंग जैसी सेवाएं उपलब्ध कराता है। अडानी ग्रुप शुरुआत में अपने मौजूदा कस्टमर्स को नई सेवाओं का लाभ देगा। इसके बाद उनके द्वारा संचालित एयरपोर्ट, गैस और इलेक्ट्रिसिटी सेवाओं से जुड़े कस्टमर्स को भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। उन्हें पेमेंट पर लॉयल्टी पॉइंट्स दिए जा सकते हैं। इनका इस्तेमाल वे ऑनलाइन शॉपिंग और ड्यूटी फ्री खरीद के दौरान कर सकेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप न सिर्फ UPI के लिए लाइसेंस आवेदन करने वाला है बल्कि को-ब्रांडेड अडानी क्रेडिट कार्ड के लिए बैंकों के साथ बातचीत भी कर रहा है। आपको बता दें अगर अडानी ग्रुप की एंट्री UPI सेक्टर में होती है तो उनके कई कॉम्पिटिटर्स होंगे। इसमें गूगल, फोन पे पहले से ही UPI आधारित पेमेंट ऐप चला रहे हैं, जबकि पेटीएम और टाटा जैसे घरेलू समूह NDC के माध्यम से किराना और फैशन उत्पादों की खरीदारी की पेशकश करते हैं।
ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।